हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल। नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। सो फ्रेंड्स, ESIC मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ओके, तो आपका ESIC का जो नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम होने वाला है, ओके, ये एग्जाम आपका 7 जुलाई 2024 को होने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस एग्जाम के रिगार्डिंग आपके जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो क्वेश्चंस आज हम लोग इस स्पेशल क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये स्पेशल क्लास सीरीज का 11th लेक्चर है। इसके पहले हमारे 10 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। सभी लेक्चर की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आपने वो वीडियोस देखे नहीं होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक कर कर वो वीडियोस देख सकते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, डेलीरियम इज यूजुअली सीन इन। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि डेलीरियम हमें यूजुअली कब दिखाई देता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, एसिटोमिनोफेन टॉक्सिसिटी। एसिटोमिनोफेन मतलब क्या हो गया दोस्तों, PCM। ओके, जो पैरासीटामोल ड्रग होता है उसको ही हम लोग एसिटोमिनोफेन बोलते हैं। ओके, तो अगर PCM की टॉक्सिसिटी होती है उस वक्त हमें डेलीरियम दिखाई देता है, या फिर एट्रोपिन टॉक्सिसिटी में दिखाई देता है, या फिर केरोसिन पॉइजनिंग में दिखाई देता है, या फिर डिजिटलिस टॉक्सिसिटी में दिखाई देता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो डेलीरियम होता है ये हमें एट्रोपिन टॉक्सिसिटी में दिखाई देता है। ओके, कौन सी टॉक्सिसिटी में दिखाई देता है? एट्रोपिन टॉक्सिसिटी। सो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हॉडकिंस डिसीज आर ट्रू एक्सेप्ट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या बोला गया है कि 3 सेंटेंस जो रहेंगे वो हॉडकिन डिसीज के रिलेटेड करेक्ट रहेंगे और एक सेंटेंस फॉल्स रहेगा। ओके, तो जो सेंटेंस फॉल्स है वही हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, इट यूजुअली प्रेजेंट एज पेनलेस लिम्फ एडिनोपैथी। तो देखिए दोस्तों, ये जो हॉडकिंस डिसीज जो होता है ना, ये पेनलेस होता है। ओके, सो ये सेंटेंस जो है ये करेक्ट है। फिर उसके बाद में है, द पेल एब्स्टेन फीवर इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ओके, तो ये जो हॉडकिन डिसीज जो है ना, इसकी इटियोलॉजी अननोन है। ओके, इसका जो मेन कॉज है ये हमें पता नहीं है, लेकिन ऐसा मैक्सिमम केसेस में दिखाई देता है जिसमें एप्स्टीन बार वायरस का प्रीवियस इन्फेक्शन हो चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें हॉडकिन डिसीज लेटर ऑन स्टेजेस में दिखाई देता है। तो उसमें हमें पेल एब्स्टेन फीवर की कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिखाई देती है। ओके, सो सेंटेंस बी जो है वो भी करेक्ट रहेगा। फिर उसके बाद में है, स्टेज 3 डिसीज इज कन्फाइंड टू वन साइड ऑफ द डायफ्राम। तो देखिए दोस्तों, हॉडकिन डिसीज के टोटल 4 स्टेजेस होते हैं। ओके, कितने स्टेजेस होते हैं? टोटल 4 स्टेजेस होते हैं। जो स्टेज 1 जो होती है उसमें सिंगल लिम्फ नोड इन्वॉल्व होता है। जो स्टेज 2 होती है उसमें 2 या फिर 2 से ज़्यादा 2 और मोर लिम्फ नोड इन्वॉल्व होते हैं ऑन सेम साइड। फिर स्टेज 3 आती है दोस्तों। ओके, तो स्टेज 3 में जो इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्फ नोड जो होता है वो बोथ साइड होता है। ओके, कौन से साइड में होता है? बोथ साइड इन्वॉल्वमेंट ऑफ नोड रहता है। और स्टेज 4 जो होती है दोस्तों, स्टेज 4 में जो डिस्टेंट ऑर्गन होते हैं, ओके, या फिर डिस्टेंट नोडल ऑर्गन्स होते हैं उसका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो यहाँ पर सेंटेंस में क्या बोला गया था कि स्टेज 3 डिसीज इज कन्फाइंड टू वन साइड। नहीं दोस्तों, ये बोथ साइड में कन्फाइंड रहता है, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। फिर उसके बाद में है, रीड स्टर्नबर्ग सेल आर डायग्नोस्टिक फीचर्स। तो देखिए दोस्तों, ये हॉडकिन डिसीज जो होता है ना, ये प्राइमरीली हमारी जो लिम्फोसाइट्स होती है। ओके, लिम्फोसाइट्स, तो लिम्फोसाइट्स में पर्टिकुलरली जो बी लिम्फोसाइट्स होती है उसको अफेक्ट कर लेता है। ओके, और यहाँ पर जो सेल होती है ये सेल लार्ज जायंट सेल होती है, कभी कभार मल्टी न्यूक्लियर सेल हो जाती है, मतलब एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस रहते हैं। ओके, तो इस फीचर को हम लोग रीड स्टर्नबर्ग सेल कहते हैं। ओके, सो जो सेंटेंस डी है वो भी करेक्ट है। ओके, सो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि डिसीज आर ट्रू एक्सेप्ट, तो कौन सा करेक्ट नहीं है? ये 3rd करेक्ट नहीं है, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फॉलोइंग और द कॉजेस ऑफ ब्लीडिंग एक्सेप्ट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या बोला गया है कि नीचे कुछ कॉजेस दिए गए हैं कि ब्लीडिंग के कॉजेस है। ओके, तो उसमें से कौन सा कॉज नहीं है ब्लीडिंग का, वही हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए, हिपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ऑप्शन बी, डेंगू फीवर। ऑप्शन सी, ITP। ऑप्शन डी, एस्पिरिन। तो देखिए दोस्तों, ये जो डेंगू फीवर होता है इसमें एक हीमोरेजिक डेंगू फीवर रहता है, या फिर इवन जो नॉर्मल डेंगू फीवर रहता है उसमें भी हीमोरेज होने के चांसेस रहते हैं, बिकॉज यहाँ पर प्लेटलेट्स का जो काउंट रहता है वो डिक्रीज हो जाता है। फिर है ITP मतलब क्या हो गया दोस्तों? इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटिक पुरपुरा। तो देखिए दोस्तों, इसमें भी ब्लीडिंग होता है। फिर उसके बाद में एस्पिरिन, तो एस्पिरिन की ओवरडोज से वगैरह भी ब्लीडिंग होती है, स्पेशली अपर GI ट्रैक्ट में
ब्लीडिंग होती है। ओके, तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, हिपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो देखिए दोस्तों, हिपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में थ्रोम्बोसिस फॉर्म होता है। ओके, थ्रोम्बोसिस होता है या फिर थ्रोम्बस फॉर्म होता है, ब्लीडिंग नहीं होता है इसमें। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अ 16-year-old बॉय प्रेजेंट विथ एक्सर्शनल डिस्निया। तो देखिए दोस्तों, एक 16 साल का बच्चा है जिसमें क्या है? एक्सर्शनल डिस्निया है, हिमोप्टाइसिस प्रेजेंट है एंड ऑकेजनली पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया भी प्रेजेंट है। ओके, ऑकेजनली क्या है? PND भी प्रेजेंट है। देयर वॉज हिस्ट्री ऑफ जॉइंट पेन 5 years बैक। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या हुआ है कि जॉइंट पेन की हिस्ट्री है, 5 years बैक की जॉइंट पेन की हिस्ट्री भी है। तो उसमें हमें क्या बोला गया है इसका कि द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस इज, तो इसका मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या हो सकता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है हमें? एक्सर्शनल डिस्निया दिखाई दे रहा है, हिमोप्टाइसिस और प्रॉक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया, साथ ही में 5 साल पहले की जॉइंट पेन की हिस्ट्री है। तो देखिए दोस्तों, ये जो हिस्ट्री है ना, ये RHD से रिलेटेड है। RHD मतलब क्या हो गया? रूमेटिक हार्ट डिसीज। ओके, अगर पेशेंट में रूमेटिक हार्ट डिसीज होता है तो रूमेटिक हार्ट डिसीज में मोस्ट कॉमनली माइट्रल वॉल का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो बेसिकली क्या होता है? माइट्रल वॉल में स्टेनोसिस फॉर्म हो जाता है। ओके, माइट्रल वॉल का क्या हो जाता है? स्टेनोसिस हो जाता है। सो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, एओर्टिक रिगर्जिटेशन। ऑप्शन बी, माइट्रल स्टेनोसिस। ऑप्शन सी, ट्राइकस्पाइड स्टेनोसिस। ऑप्शन डी, एओर्टिक स्टेनोसिस। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा माइट्रल स्टेनोसिस। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द एड्रीनोकॉर्टिकल इनसफिशियंसी में रिजल्ट इन। तो देखिए दोस्तों, हमें क्या बोला गया है कि कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और मेन क्या है? एड्रीनोकॉर्टिकल इनसफिशियंसी में क्या होने के चांसेस होते हैं, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो ये 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं और उसमें क्या बोला गया है? विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबो इज और आर करेक्ट। तो देखिए दोस्तों, इसमें से कौन सा करेक्ट है, यही हमें फाइंड आउट करना है। कौन सी कंडीशन में? एड्रीनोकॉर्टिकल इनसफिशियंसी के कंडीशन में। तो देखिए दोस्तों, एड्रीनोकॉर्टिकल इनसफिशियंसी में हाइपोनेट्रीमिया प्रेजेंट रहता है। फिर उसके बाद में क्या बोला गया है? हाइपोकैलेमिया। तो देखिए दोस्तों, हाइपोकैलेमिया प्रेजेंट नहीं रहता है, हाइपरकैलेमिया प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये गलत हो गया। फिर उसके बाद में एसिडोसिस। तो देखिए दोस्तों, एसिडोसिस प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद में हाइपरग्लाइसेमिया। तो देखिए दोस्तों, हाइपरग्लाइसेमिया नहीं, हाइपोग्लाइसेमिया प्रेजेंट होता है। ओके, हाइपोग्लाइसेमिया प्रेजेंट होता है। तो करेक्ट कौन सा है? 1 एंड 3। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 1 एंड 3। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा आंसर मिल चुका है ऑप्शन बी में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग झोलिंगर एलिसन सिंड्रोम एक्सेप्ट। तो देखिए दोस्तों, 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं और उसमें से एक सेंटेंस झोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में दिखाई नहीं देता है। 3 सेंटेंसेस दिखाई देंगे और एक सेंटेंस नहीं दिखाई देगा। जो नहीं दिखाई देता है वही हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये झोलिंगर एलिसन सिंड्रोम क्या होता है। तो बेसिकली झोलिंगर एलिसन सिंड्रोम जो होता है ना दोस्तों, इसमें गैस्ट्रिक और पेप्टिक अल्सरेशन फॉर्म होता है। ओके, गैस्ट्रिक और पेप्टिक अल्सरेशन फॉर्म होता है। किसकी वजह से? ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ एसिड। ओके, जो गैस्ट्रिक एसिड होता है उसका हाइपर सिक्रेशन हो जाता है। तो ये क्यों होता है? हाइपर सिक्रेशन क्यों होता है? जो गैस्ट्रिन का सिक्रेशन जो होता है गैस्ट्रिनोमा से, वो अनरेगुलेटेड होता है। ओके, गैस्ट्रिन का सिक्रेशन गैस्ट्रिनोमा से अनरेगुलेटेड होता है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन हाइपर हो जाता है और उस कंडीशन में पेप्टिक अल्सरेशन या फिर गैस्ट्रिक अल्सरेशन फॉर्म हो जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, कॉमन एज ग्रुप इज 30 to 50 ईयर्स। तो देखिए दोस्तों, झोलिंगर एलिसन सिंड्रोम का जो कॉमन एज ग्रुप जो है वो कितना है? 30 to 50 ईयर्स। फिर उसके बाद में गैस्ट्रिन लेवल इज यूजुअली हाई। तो मैंने अभी जस्ट बोला था दोस्तों यहाँ पर कि गैस्ट्रिन का लेवल हाई होता है। फिर उसके बाद में क्या बोला गया है? डायरिया कैन बी एन एसोसिएटेड फीचर। तो इस कंडीशन में डायरिया प्रेजेंट हो सकता है। फिर उसके बाद में क्या बोला गया है? इट ऑकर्स इन एसोसिएशन विद MEN2 सिंड्रोम। तो देखिए दोस्तों, MEN मतलब क्या हो गया? मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लाज्म। ओके, तो मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लाज्म 1 होता है और मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लाज्म 2 होता है। लेकिन दोस्तों, झोलिंगर एलिसन सिंड्रोम जो होता है ना, इसमें MEN1 प्रेजेंट होता है। ओके, मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लाजिया, MEN2 प्रेजेंट नहीं होता है दोस्तों। तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया। ओके, सो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ये गलत है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द फॉलोइंग मे बी सीन इन अ पेशेंट विथ क्रोनिक लीवर डिसीज एक्सेप्ट। तो देखिए दोस्तों हमें क्या बोला गया है, क्रोनिक लीवर डिसीज के पेशेंट में हमें क्या नहीं दिखाई देता है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए प्रोलॉन्ग्ड पीटी, मतलब जो प्रोथ्रोम्बिक टाइम होता है वो प्रोलॉन्ग होता है क्या, प्रोलॉन्ग पीटीटी। फिर उसके बाद में ऑप्शन सी है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ऑप्शन डी डिक्रीज फैक्टर 8। तो देखिए दोस्तों जो क्रोनिक लीवर डिसीज होता है सीएलडी होता है उसमें पीटी जो होता है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, फिर उसके बाद में पीटीटी भी प्रोलॉन्ग हो जाता है। इवन इस पेशेंट में हमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी दिखाई देता है, लेकिन ये पेशेंट में हमें डिक्रीज फैक्टर 8 लेवल नहीं दिखाई देता है। इस लीवर डिसीज में जो फैक्टर 8 का लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, लेकिन ऑप्शन में क्या बोला गया है, डिक्रीज। तो ये गलत हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। तो देखिए दोस्तों हमें क्या बोला गया है कि सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस कौन से ऑर्गेनिज्म से फॉर्म होता है। ओके, सो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए शिगेला, ऑप्शन बी क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल, ऑप्शन सी इस्चर्चिया कोलाई, ऑप्शन डी क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस। तो देखिए दोस्तों ये सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस जो होता है ना, ये क्लोस्ट्रीडियम डिफिकली की वजह से प्रेजेंट होता है। ओके, किसकी वजह से, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल की वजह से प्रेजेंट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, फिर उसके बाद में क्या बोला गया है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज गिवन अबो इज आर करेक्ट। तो देखिए दोस्तों इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है यही हमें फाइंड आउट करना है। तो पहला सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस क्या है, हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी कैन लीड टू सडन कार्डियक डेथ। तो देखिए दोस्तों हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी हो जाती है तो उसमें सडनली डेथ होती है क्या, हाँ सडनली डेथ होने के चांसेस होते हैं, मैक्सिमम चांसेस होते हैं। फिर उसके बाद में क्या बोला गया है, ड्रेसलर सिंड्रोम इज एन अर्ली कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो देखिए दोस्तों जो ये ड्रेसलर सिंड्रोम होता है ये अर्ली कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये कौन सा कॉम्प्लिकेशन है, लेट कॉम्प्लिकेशन है। ये बेसिकली जो इनिशियल इवेंट होता है किसका, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का। ओके, एमआई का जो इनिशियल इवेंट होता है उसके यूजुअली 1 to 6 वीक लेटर हमें दिखाई देता है। ओके, और कभी कभार ये 3 महीने तक भी डिले हो सकता है। ओके, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया। सो कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, सेंटेंस 1 करेक्ट है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए 1 ओनली। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें ऑप्शन ए में ही हमारा आंसर मिल चुका है, 1 ओनली। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द कॉमन साइट ऑफ हाइपरटेंसिव ब्लीड आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो देखिए दोस्तों हाइपरटेंसिव ब्लीड होता है। ओके, हाइपरटेंशन में ब्लीडिंग होता है ब्रेन में, तो कॉमन साइट्स यहाँ पर 3 कॉमन साइट्स रहेगी और 1 कॉमन साइट नहीं रहेगी। जो कॉमन साइट नहीं है वही हमें फाइंड आउट करना है। सो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बेसल गैंग्लियन, ऑप्शन बी पॉन्स, ऑप्शन सी सेरेबेलम, ऑप्शन डी फ्रंटल कॉर्टेक्स। तो देखिए दोस्तों हाइपरटेंसिव ब्लीड हमें फ्रंटल कॉर्टेक्स में कॉमनली दिखाई नहीं देती है। इसमें जो बेसल गैंग्लिया हो गया, फिर उसके बाद में पॉन्स और सेरेब्रम, इसमें हमें कॉमनली दिखाई देती है, लेकिन फ्रंटल कॉर्टेक्स में हमें कॉमनली दिखाई नहीं देती है। सो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द फॉलोइंग आर द कॉजेस ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन एक्सेप्ट। तो देखिए दोस्तों हमें क्या बोला गया है कि जो नीचे कुछ कॉजेस दिए गए हैं वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन के कॉजेस है, लेकिन उसमें एक कॉज नहीं है। ओके, एक कॉज प्रेजेंट नहीं होता है, तो वही हमें फाइंड आउट करना है जो प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कॉन्स सिंड्रोम, ऑप्शन बी कार्सिनाइड सिंड्रोम, ऑप्शन सी कशिंग सिंड्रोम, ऑप्शन डी फियोक्रोमोसाइटोमा। तो देखिए दोस्तों ये कॉन सिंड्रोम मतलब क्या होता है, इसको ही हम लोग अल्डोस्टेरोनिज्म बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, अल्डोस्टेरोनिज्म। तो अल्डोस्टेरोनिज्म में तो हमें हमेशा बीपी जो रहता है वो ज़्यादा ही दिखता है, बड़ा हुआ दिखता है, मतलब हाइपरटेंशन दिखता है उसमें। फिर उसके बाद में है कार्सिनाइड सिंड्रोम। ओके, तो कार्सिनाइड सिंड्रोम में सेकेंडरी हाइपरटेंशन प्रेजेंट नहीं होता है दोस्तों। ओके, फिर उसके बाद में कशिंग सिंड्रोम। तो देखिए दोस्तों कशिंग सिंड्रोम जो होता है इसमें जो कॉर्टिसोल का लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज होता है और उसमें हमें क्या दिखाई देता है, बीपी रेज दिखाई देता है, मतलब हाइपरटेंशन दिखाई देता है। ओके, फिर उसके बाद में फियोक्रोमोसाइटोमा। तो फियोक्रोमोसाइटोमा ऐसी कंडीशन है दोस्तों जिसमें कैटेकोलामाइंस का सिक्रेशन एक्सेस अमाउंट में हो जाता है। ओके, कैटेकोलामाइंस क्या होती है, एक्सेस अमाउंट में सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाती है। जब कैटेकोलामाइंस हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, ब्लड में बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से बीपी इंक्रीज हो जाता है। ओके, मतलब सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। तो
कॉन्स सिंड्रोम की वजह से होता है, कशिंग सिंड्रोम की वजह से होता है और फियोक्रोमोसाइटोमा की वजह से भी होता है। लेकिन दोस्तों कार्सिनाइट सिंड्रोम की वजह से सेकेंडरी हाइपरटेंशन नहीं होता है। सो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट। ओके, फैलोट्स टेट्रोलॉजी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो देखिए दोस्तों, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट में 4 फीचर्स प्रेजेंट रहते हैं या फिर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। यहाँ पर वर्ड से हमें समझ में आता है कि टेट्रा, टेट्रा का मीनिंग क्या हो जाता है? 4। तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ऑप्शन में भी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है, लेकिन यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है कि जो रॉन्ग है और बाकी सब यहाँ पर प्रेजेंट रहती है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ऑप्शन बी ओवरराइडिंग एओर्टा, ऑप्शन सी पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ऑप्शन डी राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो देखिए दोस्तों, जो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट होता है उसमें हमें वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट दिखाई देता है, फिर उसके बाद में ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा भी दिखाई देता है, फिर उसके बाद में पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन प्रेजेंट नहीं रहता है दोस्तों, इसमें पल्मोनरी स्टेनोसिस प्रेजेंट रहता है। ओके, क्या रहता है? पल्मोनरी स्टेनोसिस प्रेजेंट होता है। ओके, सो ये गलत हो गया। फिर उसके बाद में राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी भी प्रेजेंट होता है। ओके, तो देखिए दोस्तों, ये पल्मोनरी स्टेनोसिस होता है, मतलब जो पल्मोनरी वॉल जो होता है उसमें स्टेनोसिस होता है। ओके, पल्मोनरी वॉल में क्या हो जाता है? स्टेनोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो होता है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से जो राइट वेंट्रिकल है, ओके, उसमें प्रॉपरली ब्लड फ्लो होता नहीं है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कॉम्प्लिकेशन ऑफ मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन ऑल आर एक्सेप्ट। तो देखिए दोस्तों, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के हमें कॉम्प्लिकेशन दिए गए हैं। तो 4 कॉम्प्लिकेशन दिए गए हैं, तो 4 कॉम्प्लिकेशन में 3 कॉम्प्लिकेशन प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन एक नहीं रहता है। जो नहीं रहता है वही हमें फाइंड आउट करना है। सो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सिस्टेमिक एम्बोलाइजेशन, ऑप्शन बी रप्चर ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ऑप्शन सी डिसेक्शन ऑफ एओर्टा, ऑप्शन डी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो देखिए दोस्तों, जो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के हम लोग कॉम्प्लिकेशन देखते हैं तो उसमें हमें सिस्टेमिक एम्बोलाइजेशन दिखाई देता है, फिर उसके बाद में रप्चर ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम भी दिखाई देता है, फिर उसके बाद में डिसेक्शन ऑफ एओर्टा। तो देखिए दोस्तों, ये डिसेक्शन ऑफ एओर्टा हमें दिखाई नहीं देता है, और उसके बाद में क्या बोला गया है? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन भी प्रेजेंट होता है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में। ओके, या फिर उसका कॉम्प्लिकेशन है। सो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन इज। तो देखिए दोस्तों, हमें क्या बोला गया है कि इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है? सो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया, ऑप्शन बी इन्फ्लेमेटरी एब्डोमिनल कंडीशंस, ऑप्शन सी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मैलिग्नेंसीज, ऑप्शन डी बैंड्स एंड अधेजन्स। तो देखिए दोस्तों, जो इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसका मोस्ट कॉमन कॉज जो है ना, वो बैंड्स एंड अधेजन है। स्कार टिश्यू के फॉर्मेशन की वजह से जो बैंड फॉर्म होता है उसको ही हम लोग बैंड्स बोल सकते हैं। ओके, और अधेजन। तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, एक्सरे ऑफ स्कल इन एन इन्फेंट शोज पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन इन। तो देखिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अगर हम लोग इन्फेंट का स्कल एक्सरे करते हैं तो उसमें हमें वेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन दिखाई देता है। ओके, क्या दिखाई देता है? पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन दिखाई देता है। तो ये कौन सी कंडीशन में हो सकता है? अगर इन्फेंट का एक्सरे करते हैं और स्कल एक्सरे करते हैं और उसमें अगर पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन दिखाई देता है तो ये किसका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है या फिर कौन सी कंडीशन में दिखाई दे सकता है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। सो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ट्यूबरक्यूलस मेनिंजाइटिस, ऑप्शन बी साइटोमेगालोवायरस इन्फेक्शन, ऑप्शन सी जापानीज बी एन्सेफेलाइटिस, ऑप्शन डी कंजेनाइटल सिफिलिस। तो देखिए दोस्तों, अगर हमें स्कल एक्सरे में पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन दिखाई देता है तो ये हमें साइटोमेगालोवायरस की इन्फेक्शन में दिखाई देता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, मैच लीस्ट वन विथ लीस्ट टू एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग
द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ कोड दिए गए हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर लिस्ट 1 दी गई है और लिस्ट 2 दी गई। लिस्ट 1 में जेनेटिक डिसऑर्डर दिए गए हैं और लिस्ट 2 में जीनोटाइप दिया गया है। ओके, सो पहला क्या है, डाउन सिंड्रोम, फिर उसके बाद में टर्नर सिंड्रोम, फिर नूनान सिंड्रोम, फिर उसके बाद में क्राइडू चैट सिंड्रोम। ओके, और जीनोटाइप में ये ऐसे टाइप के टोटल 5 जीनोटाइप्स दिए गए हैं। ओके, सो डाउन सिंड्रोम, तो डाउन सिंड्रोम के दोस्तों हम लोग ट्राइजोमी 21 बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, ट्राइजोमी 21 बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें ट्राइजोमी 21 कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए 47XY प्लस 21। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें इसका मिल गया है, किसका, डाउन सिंड्रोम का। डाउन सिंड्रोम के लिए क्या कोड हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद में टर्नर सिंड्रोम। ओके, तो टर्नर सिंड्रोम जो होता है इसको ही हम लोग कंजेनाइटल ओवेरियन हाइपोप्लाइजिया बोल सकते हैं। ओके, कंजेनाइटल ओवेरियन हाइपोप्लाइजिया बोल सकते हैं। ओके, या फिर इसको ही हम लोग ट्राइजोमी 45X और इसको हम लोग ट्राइजोमी 45X0 बोल सकते हैं। ओके, क्या बोल सकते हैं, ट्राइजोमी 45X या फिर ट्राइजोमी 45X0 बोल सकते हैं। 46XY, 46XX, 5P माइनस, फिर 45X0। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर X0 दिखाई दे रहा है, मतलब B के लिए कोड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद में है नूनान सिंड्रोम। ओके, तो नूनान सिंड्रोम जो होता है ना, उसमें दोस्तों जो जीनोटाइप या फिर उसको ही हम लोग केरोटाइप बोल सकते हैं। ओके, तो केरोटाइप जो होता है वो नॉर्मल दिखाई देता है। ओके, 46XY दिखाई देगा, इसमें नॉर्मल केरोटाइप दिखाई देगा। तो 46XY हमें सेकंड इसमें दिखाई दे रहा, तो C के लिए कोड हो जाएगा 2। फिर उसके बाद में है क्राइडू चैट सिंड्रोम। तो क्राइडू चैट सिंड्रोम को ही 5P माइनस सिंड्रोम बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, 5P माइनस सिंड्रोम। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर थर्ड नंबर पे हमें 46XX 5P माइनस दिखाई दे रहा है। ओके, सो D के लिए कोड हो जाएगा 3। ओके, सो हमें कोड कौन से मिले हैं, 1 4 2 3। सो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए 1 4 2 3। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें ऑप्शन ए में ही हमारा आंसर मिल चुका है, 1 4 2 3। सो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, विथ रेफरेंस टू पेडियाट्रिक्स द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ ब्रीथ होल्डिंग स्पेल एक्सेप्ट। तो देखिए दोस्तों अगर हम लोग पेडियाट्रिक का रेफरेंस लेते हैं, उसमें ब्रीथ होल्डिंग स्पेल की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें हमें कौन सा फीचर प्रेजेंट नहीं दिखाई देता या फिर कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है, यही हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए दे ऑकर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। तो देखिए दोस्तों अगर बच्चा सांस रोकता है ना तो पहले इंस्पायर करता है, फिर उसके बाद में सांस रोक कर रखता है। ओके, ब्रीद होल्ड करके रखता है, तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में है दे आर इनवॉलंटरी। तो देखिए दोस्तों ये इनवॉलंटरी होता है। फिर उसके बाद में साइनोसिस में नॉट ऑकर, और उसके बाद में ऑप्शन डी क्या बोलता है, ब्रैडिकार्डिया में ऑकर। तो इस कंडीशन में ब्रैडिकार्डिया भी हो सकता है। तो देखिए दोस्तों साइनोसिस में नॉट ऑकर बोला है, तो देखिए दोस्तों इसमें बोथ साइनोसिस और जो पैलिड स्पेल जो होता है ना, दोनों भी प्रेजेंट रहते हैं। ओके, बोथ साइनोटिक एंड पैलिड स्पेल्स आर प्रेजेंट, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, स्पेल्स आर ऑकर या फिर प्रेजेंट रहते हैं। तो ये गलत हो गया, ऑप्शन सी गलत हो गया। तो जो एक्सेप्ट था मतलब गलत था, वही हमें फाइंड आउट करना था। तो इसके लिए 17 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, द कन्फर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर थैलेसीमिया कैरियर स्टेटस इज। तो देखिए दोस्तों अगर थैलेसीमिया कैरियर स्टेटस की हमें कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस करना है तो उसके लिए हम लोग कौन सी टेस्ट करेंगे, यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। सो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए लो हीमोग्लोबिन लेवल, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन A2 मोर देन 3.5%, ऑप्शन सी फीटल हीमोग्लोबिन मोर देन 10%, ऑप्शन डी पॉजिटिव ऑस्मोटिक फ्रैजिलिटी टेस्ट। तो देखिए दोस्तों अगर हमें थैलेसेमिया कैरियर स्टेटस के अगर कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस करना है तो उसके लिए हमें कौन सी रीडिंग मिलेंगी, जो हीमोग्लोबिन A2 होता है वो मोर देन 3.5% होता है। सो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, फॉर एन अर्ली इन्फेंट डायग्नोसिस ऑफ HIV इन्फेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड एज पर नेशनल प्रोग्राम। तो देखिए दोस्तों हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इन्फेंट में हमें HIV इन्फेक्शन का डायग्नोसिस करना है, तो उसके लिए एज पर नेशनल प्रोग्राम कौन सी टेस्ट का यूज करेंगे। ओके, सो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए एलाइजा IgG एंटीबॉडी टेस्ट, ऑप्शन बी DNA PCR टेस्ट, ऑप्शन सी P24 एंटीजन टेस्ट, ऑप्शन डी CD4 सेल काउंट। तो देखिए दोस्तों अगर एज
लेस देन 18 मंथ्स है, ओके कितना है, लेस देन 18 मंथ्स है, तो वैसी सिचुएशन में हम लोग डीएनए पीसीआर करते हैं, ओके कौन सी टेस्ट करेंगे, डीएनए पीसीआर। सो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी डीएनए पीसीआर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, अ नॉर्मल 3 ईयर ओल्ड बेबी शुड बी एबल टू डू द फॉलोइंग टास्क एक्सेप्ट। तो देखिए दोस्तों हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में, एक 3 साल का बच्चा, उसके अगर डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स देखते हैं तो कौन से टास्क परफॉर्म करता है और कौन सा टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता है, ओके एक्सेप्ट मतलब क्या, कौन सा टास्क नहीं परफॉर्म कर पाएगा वही हमें फाइंड आउट करना है। सो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए यूजिंग हैंड्स एंड फीट साइमल्टेनियसली, ऑप्शन बी राइडिंग ट्राईसाइकिल, ऑप्शन सी कॉपिंग अ स्क्वायर, ऑप्शन डी यूजिंग पेयर ऑफ सीजर्स। जो 3 साल का बच्चा है वो बेसिकली जो दोनों हैंड और फीट का साइमल्टेनियसली यूज कर सकता है, इवन वो ट्राईसाइकिल भी राइड कर सकता है। फिर उसके बाद में कॉपिंग अ स्क्वायर, तो देखिए दोस्तों ये स्क्वायर को कॉपी नहीं कर सकता है। फिर उसके बाद में है यूजिंग पेयर ऑफ सीजर्स, तो देखिए ये पेयर ऑफ सीजर का यूज कर सकता है, ओके। सो ये जो कॉपिंग ऑफ स्क्वायर होता है ना दोस्तों, ये 4.5 ईयर्स में ये माइलस्टोन अचीव हो जाता है, ओके कौन से ईयर में अचीव हो जाता है, 4.5 साल बाद ये माइलस्टोन अचीव हो जाता है, लेकिन 3 साल में ये प्रेजेंट नहीं होता है। बेसिकली अगर हम लोग देखते हैं तो 3 साल में कॉपिंग ऑफ सर्कल कर सकता है, ओके क्या कर सकता है, सर्कल की कॉपिंग कर सकता है, लेकिन स्क्वायर की कॉपिंग नहीं कर सकता। स्क्वायर की कॉपिंग वो 4.5 साल में कर सकता है। अगर 3 साल के हम लोग डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स देखते हैं दोस्तों, तो उसमें अगर मोटर माइलस्टोन देखते हैं, ओके मोटर फंक्शंस अगर देखते हैं तो वो बेसिकली क्लाइंबिंग कर सकता है, रनिंग कर सकता है, और इवन ट्राईसाइकिल को राइड कर सकता है, इवन वॉक अप वॉक डाउन ऐसे कर सकता है, ओके। फिर अगर उसके कॉग्निटिव फंक्शन की बात करते हैं, ओके कॉग्निटिव फंक्शन की, तो वो सर्कल को कॉपी कर सकता है, कॉपीज सर्कल ऐसे बोल सकते हैं। फिर उसके बाद में जो बुक्स के पेजेस है उसको टर्न कर सकता है, ओके टर्न बुक पेजेस ऐसा बोल सकते हैं। फिर उसके बाद में इवन जो 3 to 4 पीसेस के जो पजल्स होते हैं, ओके वो सॉल्व कर सकता है। और उसके अगर सोशल माइलस्टोन देखते हैं दोस्तों, तो सोशल माइलस्टोन में वो बेसिकली वो जो बड़े लोग होते हैं, मतलब अडल्ट और जो फ्रेंड्स होते हैं, उनकी कॉपी करने की कोशिश करता है। और उसके अगर लैंग्वेज माइलस्टोन देखते हैं ना दोस्तों, तो लैंग्वेज माइलस्टोन में वो फर्स्ट नेम बोल सकता है, ओके सेज फर्स्ट नेम बोल सकते हैं, इवन वो अपना एज सेक्स बता सकता है, ओके। और कन्वर्सेशन भी कर सकता है, बेसिकली वो 2 to 3 सेंटेंस का मैक्सिमम 2 to 3 सेंटेंस का कन्वर्सेशन कर सकता है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, अ 7-day ओल्ड बेबी प्रेजेंट विथ कंप्लेंट्स ऑफ वोमिटिंग एंड डायरिया। तो देखिए दोस्तों कंडीशन क्या है, एक 7-day ओल्ड बेबी है जिसमें क्या कंप्लेंट्स है, वोमिटिंग एंड डायरिया कंप्लेंट है, ओके। एग्जामिनेशन रिवील्स कैटरैक्ट इन बोथ आईज एंड जॉन्डिस। तो देखिए दोस्तों हम लोग उसका जनरल एग्जामिनेशन करते हैं, तो वैसे सिचुएशन में हमें दोनों आईज में उसको कैटरैक्ट दिखाई देता है और साथ ही में जॉन्डिस भी प्रेजेंट है। तो व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस, तो ये कंडीशन कौन सी हो सकती है, यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, ओके। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या बोला गया था कि एग्जामिनेशन रिवील्स कैटरैक्ट, देखिए कैटरैक्ट प्रेजेंट है, लेकिन उसमें जो बेबी था वो 7 days ओल्ड था और साथ ही में उसमें वोमिटिंग और डायरिया भी प्रेजेंट है। तो ये देखिए दोस्तों, इसके लिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए RH इनकम्पेटेबिलिटी, ऑप्शन बी गैलेक्टोसेमिया, ऑप्शन सी कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, ऑप्शन डी कंजेनाइटल सिफिलिस। तो देखिए दोस्तों अगर कैटरैक्ट प्रेजेंट है, ओके 7 days ओल्ड बेबी है, कैटरैक्ट प्रेजेंट है और जॉन्डिस भी प्रेजेंट है, साथ ही में वोमिटिंग एंड डायरिया प्रेजेंट है, तो ये जो सभी सिम्टम्स है ना ये गैलेक्टोसेमिया में दिखाई देते हैं, ओके कौन सी कंडीशन में दिखाई देते हैं, गैलेक्टोसेमिया। सो क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी गैलेक्टोसेमिया। तो बेसिकली ये गैलेक्टोसेमिया क्या होता है, इसमें कलेक्शन ऑफ ग्लूकोज हो जाता है, कहाँ पे, ब्लड में। ये बेसिकली एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें जो गैलेक्टोज का मेटाबॉलिज्म होता है वो प्रॉपरली होता नहीं है, वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से गैलेक्टोज का एक्युमुलेशन ब्लड में होना स्टार्ट हो जाता है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर गुइलेन-बेरी सिंड्रोम इज। तो देखिए दोस्तों हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जो गुइलेन-बेरी सिंड्रोम होता है उसमें ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस कौन सी रहेगी। सो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ऑप्शन बी इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ऑप्शन सी साइक्लोस्पोरिन, ऑप्शन डी ACTH, मतलब क्या हो गया, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिकल हार्मोन, ओके। तो देखिए दोस्तों ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होते हैं ये गुइलेन-बेरी सिंड्रोम में देते हैं, लेकिन ये इफेक्टिव नहीं रहते। हमें क्या पूछा गया है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस पूछा गया है, ओके।
तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस में हम लोग इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबिन देंगे। ओके, क्या देंगे? इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स देंगे। साथ ही में दोस्तों इसमें हम लोग प्लाज्मा फेरेसिस भी करते हैं। ओके, क्या करते हैं? प्लाज्मा फेरेसिस भी करते हैं और साथ ही में इसको इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे। ओके, कितना इम्यूनोग्लोबुलिन देना पड़ेगा? रिकमेंडेड डोज क्या है इसका? अगर रिकमेंडेड डोज अगर कंसिडर करते हैं तो ये होता है दोस्तों 0.4 ग्राम पर केजी पर डे देना पड़ता है। ओके, कितना देना पड़ता है? 0.4 ग्राम पर केजी पर डे, इतना देना पड़ता है। फॉर कॉन्जिक्यूटिव 5 डेज तक हमें ये देना होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। द फीचर्स ऑफ टर्नर सिंड्रोम इन चाइल्डहुड इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो देखिए दोस्तों, हमें क्या बोला गया है, जो टर्नर सिंड्रोम होता है उसके जो फीचर्स है चाइल्डहुड में 3 फीचर्स प्रेजेंट रहेंगे, एक फीचर प्रेजेंट नहीं रहेगा। जो प्रेजेंट नहीं है वही हमें फाइंड आउट करना है। सो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए वेब्ड नेक, ऑप्शन बी क्यूबाइटस वेलगस, ऑप्शन सी शील्ड चेस्ट विथ वाइडली स्पेस्ड निपल्स, ऑप्शन डी पॉलीडिक्टाली। तो देखिए दोस्तों, हम लोग अगर टर्नर सिंड्रोम की फीचर्स देखते हैं ना, उसमें वेब नेक प्रेजेंट रहता है। ओके, क्या? उसके बाद में ये क्यूबाइटस वल्गस भी प्रेजेंट रहेगा और शील्ड चेस्ट विथ वाइडली स्प्रेड निपल्स भी प्रेजेंट रहेगा। इसमें भी दोस्तों पॉलीडिक्टाली प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, क्या प्रेजेंट नहीं होता है? पॉलीडिक्टाली प्रेजेंट नहीं होता है। बेसिकली ये जो पॉलीडिक्टाली होता है ना जो दोस्तों, ये जनरली ट्राइजोमी 13 हो गया, फिर उसके बाद में ट्राइजोमी 21 हो गया, इसको ही हम लोग डाउन सिंड्रोम बोलते हैं, और मेकेल सिंड्रोम होता है। ओके, मेकेल सिंड्रोम, तो इसमें ये पॉलीडिक्टाली प्रेजेंट होता है। टर्नर सिंड्रोम का ये फीचर नहीं है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पॉलीडिक्टाली। और दोस्तों हम लोग अगर टर्नर सिंड्रोम के अदर फीचर्स की बात करते हैं तो उसमें लो हेयर लाइन एट द बैक ऑफ हेड रहता है। ओके, लो हेयर लाइन एट द बैक ऑफ हेड रहता है। फिर उसके बाद में लो सेट ईयर्स होते हैं और उसके बाद में ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स भी प्रेजेंट रहता है। ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स भी प्रेजेंट रहता है। फिर उसके बाद में पेशेंट का स्ट्रेचर जो होता है वो शॉर्ट स्ट्रेचर होता है। फिर उसके बाद में पेशेंट में जो प्यूबर्टी जो रहती है वो डिलेड रहती है। ओके, डिलेड प्यूबर्टी प्रेजेंट रहती है। ओके, और अमेनोरिया भी इसमें प्रेजेंट होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इन अ सुचर्ड सर्जिकल वुंड द प्रोसेस ऑफ इपिथेलाइजेशन इज कंप्लीटेड विद इन। तो देखिए दोस्तों, सर्जिकल वुंड है उसको अगर हम लोग सुचर करते हैं तो उसका जो इपिथेलाइजेशन होता है वो कितने दिन में कंप्लीट होता है या फिर कितने टाइम में कंप्लीट होता है, यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। सो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 24 आवर्स, ऑप्शन बी 48 आवर्स, ऑप्शन सी 72 आवर्स, ऑप्शन डी 96 आवर्स। तो देखिए दोस्तों, सुचर सर्जिकल वुंड में इपिथेलाइजेशन जो होता है वो विद इन 72 आवर्स कंप्लीट हो जाता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज क्लासिफाइड एज फैकल्टेटिव एनारोब। तो देखिए दोस्तों, हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि ऐसा जो नीचे दिए गए बैक्टीरिया में से कौन सा बैक्टीरिया है जो फैकल्टेटिव एनारोब है। ओके, तो ये बेसिकली हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि फैकल्टेटिव एनारोब का मीनिंग क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, बैक्टीरिया जो होते हैं 2 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। एक होते हैं एरोबिक बैक्टीरिया। ओके, एरोबिक बैक्टीरिया, और सेकेंड होते हैं एनोरेबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो सर्वाइव कर पाते हैं, और एनोरेबिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो सर्वाइव कर पाते हैं। ओके, लैक ऑफ ऑक्सीजन में भी सर्वाइव कर पाते हैं। लेकिन जो फैकल्टेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं ना दोस्तों, ये बेसिकली क्या होते हैं, पहले तो ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी सर्वाइव करते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन वहां पर अगर सप्लाई होता नहीं है, ओके, तो ये बैक्टीरियाज विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो ऐसे बैक्टीरियाज को हम लोग फैकल्टेटिव एनारोब बोलते हैं। ओके, सो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सुडोमोनास, ऑप्शन बी बैक्टेरॉइड्स, ऑप्शन सी इस्चेरचिया, ऑप्शन डी क्लॉस्ट्रीडियम। तो देखिए दोस्तों, ये जो इस्चेरचिया जो है ना, इस्चेरचिया ये फैकल्टेटिव एनारोब है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। अ 30-year-old मैन मेट विथ एन एक्सीडेंट एंड प्रेजेंटेड विथ मल्टीपल फ्रैक्चर ऑफ रिब्स एंड पैराडॉक्सिकल मूवमेंट्स विथ सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ओके, तो देखिए दोस्तों, कैसे कंडीशन क्या है, 30 ईयर्स ओल्ड मैन है जिसका एक्सीडेंट हुआ है और जिसमें मल्टीपल फ्रैक्चर्स है। किसमें? रिब्स में,
ओके, उसके रिब्स में मल्टीपल फ्रैक्चर है जिसमें हमें पैराडॉक्सिकल मूवमेंट्स दिखाई दे रहा है और साथ ही में उसको सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी है। ओके, फिर उसके हम लोग एक्सरे स्टडी करते हैं तो एक्सरे स्टडी में क्या दिखाई देता है, एक्सरे शोज पल्मोनरी कंट्यूजन ऑन राइट साइड विदाउट न्यूमोथोरैक्स और हीमोथोरैक्स। तो देखिए दोस्तों, एक्सरे स्टडी में हमें न्यूमोथोरैक्स भी नहीं दिखाई दे रहा है और ह्यूमोथोरैक्स भी नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि उसके राइट साइड ऑफ द चेस्ट में कंट्यूजन प्रेजेंट है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनिशियल चॉइस ऑफ द ट्रीटमेंट। तो ऐसी कंडीशन में हमारी इनिशियल चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट क्या होने चाहिए। ओके, सो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए इमीडिएट इंटरनल फिक्सेशन, ऑप्शन बी एंडोट्रेकियल इंटुबेशन एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन, ऑप्शन सी थोरेसिक इपिड्यूरल एनाल्जेसिया विथ O2 थेरेपी, ऑप्शन डी स्टेबिलाइजेशन विथ टॉवेल क्लिप्स। तो देखिए दोस्तों, हम लोग ऐसी सिचुएशन में जिसमें सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है और पैराडॉक्सिकल मूवमेंट भी प्रेजेंट है और फ्रैक्चर ऑफ रिब प्रेजेंट है, तो उसमें हम लोग इमीडिएट इंटरनल फिक्सेशन नहीं कर सकते दोस्तों। ये हम लोग लेटर ऑन स्टेज में हम लोग कर सकते हैं, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होगी। ओके, फिर उसके बाद में एंडोट्रकियल इंटुबेशन एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पैराडॉक्सिकल मूवमेंट है, ओके, फ्रैक्चर ऑफ रिब्स तो है, साथ में पैराडॉक्सिकल मूवमेंट है और साथ ही में सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को एंडोट्रेकियल इंटुबेशन करेंगे और साथ ही में उसको मैकेनिकल वेंटिलेशन भी प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लिनिकल फीचर ऑफ टिटेनस। तो देखिए दोस्तों, हमें क्या बोला गया है कि टिटेनस का कौन सा फीचर नहीं होता है, यही हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए राइसस सॉर्डोनिकस, ऑप्शन बी ऑफिस्टोटोनस, ऑप्शन सी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ऑप्शन डी रेस्पिरेटरी फेलियर। तो देखिए दोस्तों, टिटेनस में राइसस सॉर्डिनिकस प्रेजेंट रहता है, इवन ऑफिस्टोटोनस भी प्रेजेंट रहता है। देखिए दोस्तों, इसमें मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है और बॉडी का शेप चेंज हो जाता है। ओके, उसको ही हम लोग ऑफिस्टोटोनस सिंड्रोम बोलते हैं। ये क्लासिकल सिम्टम्स हमें टिटेनस में दिखाई देता है। फिर उसके बाद में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो देखिए दोस्तों, ऐसा टिटेनस के पेशेंट में हमें कभी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं दिखाई देता, इवन पेशेंट में रेस्पिरेटरी फेलियर दिखाई देता है। ओके, तो जो टिटेनस को ही हम लोग लॉग जॉ सिंड्रोम भी बोल सकते हैं। ओके, क्या बोल सकते हैं, लॉ जॉक डिसीज या फिर लॉ जॉक सिंड्रोम बोल सकते हैं। ओके, तो उसमें तीनों भी प्रेजेंट रहेंगे, ये राइसस सॉर्डोनिकस, ऑफिस्टोटोनस और रेस्पिरेटरी फेलियर, लेकिन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस प्रेजेंट नहीं होता है। सो क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, अ सेल्डिंगर नीडल इज यूज्ड फॉर। ओके, तो ये सेल्डिंगर नीडल होती है, ये हम लोग किस चीज के लिए यूज करते हैं, यही हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए लिवर बायोप्सी, ऑप्शन बी ब्रेस्ट बायोप्सी, ऑप्शन सी लिम्फ एंजियोग्राफी, ऑप्शन डी आर्टेरियोग्राफी। ओके, सो ये सेल्डिंगर नीडल जो होती है दोस्तों, ये हम लोग आर्टेरियोग्राफी के लिए करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आर्टेरियोग्राफी के लिए, साथ ही में हम लोग इसको एंजियोग्राफी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और चेस्ट ड्रेन अगर इंसर्ट करना है, ओके, चेस्ट ड्रेन इंसर्ट करना है तभी भी यूज़ करते हैं। इवन सेंट्रल वेनस कैथेटर इंसर्ट करने के लिए भी हम लोग सेल्डिंगर नीडल का यूज़ करते हैं। ओके, इवन जो पीईजी ट्यूब होता है, ओके, पीईजी ट्यूब के लिए भी हम लोग सेल्डिंगर नीडल्स का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर हमें लिवर बायोप्सी के लिए हम लोग कौन सी नीडल यूज़ करते हैं, लिवर बायोप्सी के लिए एज लाइक वीम सिल्वरमैन नीडल हो गया। ओके, वीम सिल्वरमैन नीडल, फिर उसके बाद में जामशीदी नीडल हो गया। ओके, जामशीदी नीडल, फिर और एक मेंगिनी नीडल यूज़ होती है दोस्तों। ओके, किसके लिए, लिवर बायोप्सी के लिए। और सेल्डिंगर के लिए सेल्डिंगर नीडल हम लोग किसके लिए यूज़ करेंगे, आर्टेरियोग्राफी के लिए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, द आइडियल टेम्परेचर टू स्टोर द होल ब्लड इन ब्लड बैंक इज। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जो होल ब्लड होता है उसको अगर स्टोर करना है, तो उस ब्लड बैंक में उसको अगर स्टोर करना है तो उसके लिए हम लोग कितना टेम्परेचर का यूज़ करेंगे। ऑप्शन ए -4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 8 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जो होल ब्लड होता है वो बेसिकली 2 to 6 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करते हैं। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑप्शन अगर देखते हैं तो ऑप्शन में हमें 4 डिग्री सेल्सियस एक अप्रोप्रिएट आंसर दिखाई दे रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, ग्लासगो कोमा स्केल, उसको ही हम लोग जीसीएस स्केल बोल सकते हैं, उसका स्कोर रेंजेस बिटवीन। ओके, तो हमें क्या बोला गया है कि जो ग्लासगो कोमा स्केल होता है उसका स्कोर की रेंज क्या होती है, यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। सो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 0 to 15, ऑप्शन बी 1 and 15, ऑप्शन सी 2 and 15, ऑप्शन डी 3 and 15। तो देखिए दोस्तों, ये जो ग्लासगो कोमा स्केल होती है ये हम लोग बेसिकली लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस असेस करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, जिसमें 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, एक उसके लिए हम लोग एक शॉर्टकट याद रख सकते हैं, EVM। ओके, तो EVM मतलब क्या हो जाएगा, बेस्ड आई ओपनिंग रिस्पॉन्स, बेस्ड वर्बल रिस्पॉन्स, बेस्ड मोटर रिस्पॉन्स। तो आई ओपनिंग रिस्पॉन्स में 4 सब कंपोनेंट्स होते हैं, और बेस्ट वर्बल रिस्पॉन्स में 5 सब कंपोनेंट्स होते हैं, और बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स में 6 सब कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, सो इसका अगर रेंज देखते हैं दोस्तों, तो इसकी रेंज 3 to 15 की होती है। मिनिमम स्कोर 3 होता है और मैक्सिमम स्कोर 15 होता है। ओके, सो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 3 and 15। सो क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से इस वीडियो में हमने टोटल 30 क्वेश्चंस कवर किए हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसे लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करो, साथ ही में दोस्तों ये वीडियो आपके बाकी साथियों को भी शेयर करो। ओके, और साथ ही में दोस्तों नर्सेज गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सके। और दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन का आपको PDF चाहिए होगा तो इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना पड़ेगा। दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर ये क्वेश्चंस का PDF वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।